हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दास्तान में। मैं हूँ विजय, आज फिर से एक नई कहानी के साथ। और इस कहानी को लिखा है लब तोमर ने। कहानी का नाम है छोटू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। ड्राइंग शीट के कोरे कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते मेरे हाथ एकाएक उस कू की आवाज से रुक गए, जो काफी देर से मेरे कानों में पड़ रही थी। एक बार को लगा ना जाऊं, पर अचानक ही कदम खिड़की की तरफ बढ़ गए। देखा तो मिट्टी से सना एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला नाली के उस पार खड़ा था। शायद इस पार आना चाहता था, पर नाली बहुत चौड़ी थी और वो बहुत छोटा। उसकी बेचैनी उसके नटखट और चुलबुले स्वभाव को दर्शा रही थी। उसे देखकर जैसे छोटू की कहानी फिर से जिंदा हो गई थी, जिसकी शुरुआत उस दोपहर से हुई जब मैं स्कूल से मार खाकर बुझे मन और भारी कदमों से घर लौट रहा था। मेरी उम्र उस वक्त 9 या 10 वर्ष रही होगी। सड़क पर पड़े कंकड़ों को ठोकर मारता कब मैं घर पहुंच गया था पता ही नहीं चला। घर पर ताला लगा था। माँ शायद अभी काम से लौटी नहीं थी। घर में माँ और मैं दो ही जन थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता इस भीड़ भरी दुनिया में हम लोगों को अकेला छोड़ गए थे। मैं घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठकर माँ का इंतजार करने लगा। घर के सामने ही एक सड़क है, जिसके दूसरी तरफ एक नाली बहती है, जिसे मोहल्ले वालों ने पानी की निकासी के लिए बना दिया था। घर के एक और नीम का एक घना सा पेड़ है, जो मुझे चिलचिलाती धूप से बचा रहा था, क्योंकि उसकी ठंडी छाया सीढ़ियों से होती हुई घर के पीछे तक जा रही थी। मैं माँ को देखने बार बार सड़क तक जाता और आकर बैठ जाता। पड़ोस के दालान वाली आंटी अपने दालान से हमेशा की तरह मुझे देख रही थी। अपने इतने बड़े घर में वो हमेशा अकेली नजर आती थी। मैंने आज तक उनके अलावा उस घर में किसी और को नहीं देखा। माँ के डर से ना उन्होंने मुझे कभी बुलाया और ना मैं गया। पता नहीं माँ उनके यहाँ जाने से मना क्यों करती थी, मैं आज तक समझ नहीं पाया। बैठे बैठे ही मैंने माँ को तलाशने का असफल सा प्रयास किया, लेकिन सड़क से आते जाते अपरिचित चेहरों में माँ का परिचित चेहरा कहीं दिखाई नहीं देता था। उदास होकर मैं सीढ़ियों पर सिकुड़ कर बैठ गया। धूप अब जाने लगी थी। पेड़ की परछाई भी लगभग खत्म हो चुकी थी। आकाश में घने काले बादल उमड़ आए थे। हवा में नमी और ठंडक महसूस होने लगी थी। स्कूल बैग को सिर के नीचे लगाकर मैं सीढ़ियों पर ही लेट गया था। क्या हुआ बेटा, माँ आई नहीं अभी तक? दालान वाली आंटी पास में खड़ी पूछ रही थी। मैंने सिर्फ ना में सिर हिला दिया। भूख लगी है? उनके इस प्रश्न के उत्तर में भी सिर्फ मेरा सिर ही स्वीकृति के भाव में हिला। आओ, मैं कुछ खिला देती हूँ, आ जाओ। मैं मंत्र मुग्ध सा उनके पीछे चल दिया। दालान से होते हुए जब घर के अंदर प्रवेश किया तो दुनिया बदल सी गई। सब कुछ इतना साफ और चमकदार था जैसे माँ से कहानियों में सुना था। मेरा अबोध मन सब निहार ही रहा था कि जूतों में लगी मिट्टी नीचे बिछे कालीन में लग गई। अपराध बोध से मेरी आंखें आंटी के चेहरे पर जा टिकी। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। हंसते हुए जब उन्होंने ये कहा तो लगा ये तो माँ से बहुत अच्छी हैं। माँ तो हर छोटी छोटी बात पर डांटती है कि ये मत कर, वो मत कर। घर में अनेक रंग बिरंगी चीजों को देख मेरा बाल मन खुशी के ना जाने कितने रंगों से भर गया। बचपन भी कितने कमाल का होता है। कुछ क्षणों में ही हम अपनी दुनिया बना लेते हैं और उन क्षणों को अपनी जिंदगी। इस वक्त आंटी मुझे अपनी माँ से ज्यादा अच्छी लग रही थी। उनके साथ इस ममता में संबंध को माँ की आवाज ने तोड़ा, जो शायद नीचे आ गई थी और मुझे आवाजें लगा रही थी। बचपन में बनाई हुई ख्यालों की दुनिया सच में बहुत अस्थाई होती है, रेत के महल की तरह। कुछ पल पहले जो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अपना सा लग रहा था, सब अजनबी हो गया, एकदम अनजाना। अब सिर्फ माँ की आवाज ही मुझे अपनी सी लग रही थी। माँ, मैं यहाँ हूँ। मैंने छत से ही उन्हें आवाज दी। माँ की क्रोध भरी दृष्टि जैसे ही ऊपर पड़ी, मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई है। नीचे आया तो माँ ने मुझे खींच के एक जोरदार थप्पड़ मारा। सिर उठाकर चारों ओर नजर घुमाई तो अंधेरा घिर आया था। मैं अभी भी सीढ़ियों पर ही था। आकाश की ओर देख बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरने लगी। अभी अभी जो स्वप्न देखा उसकी यादें अब तक ताजा थी। जहाँ कर आंटी के दालान की तरफ देखा तो पीली रोशनी वाला बल्ब जलता नजर आया।
सब कुछ एकदम शांत था। माँ अब तक नहीं आई थी। कितनी देर में आएगी, आएगी भी या नहीं, ऐसे ही ना जाने कितने सवाल मेरे मन में आ रहे थे। अचानक आंटी के दलान की झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई। देखने की कोशिश की तो कुछ नजर नहीं आया। झाड़ियां अभी भी हिल रही थी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। उत्सुकतावश जब वहां जाकर देखा तो एक बहुत छोटा सा पिल्ला, जो कि बारिश से भीग गया था, अपने आप को झाड़ियों में छुपाने का असफल प्रयास कर रहा था। उसकी गोल गोल भोली सी आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मदद की गुहार कर रही हो। अपने नन्हे नन्हे हाथों में मैंने उसे उठाया और वापस सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। मुझे खेलने के लिए एक साथी मिल गया। अब वो और मैं दोनों मिलकर माँ का इंतजार करने लगे। मेरी तरह शायद उसे भी भूख लग रही थी, इसीलिए स्कूल बैग में रखे टिफिन को सूंघकर कूं कर रहा था। बालमन कितना निस्वार्थ और निश्चल होता है ना, कोई बनावट नहीं। कुछ देर में ही हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और मैंने उसका नाम भी रख लिया, छोटू। यहाँ के सारे लड़के मुझसे बड़े थे और मुझे छोटू बुलाते थे, पर यहाँ मैं उससे बड़ा था, इसीलिए यही नाम मुझे सबसे अच्छा लगा। ए छोटू, चल माँ को देख कर आते हैं, मैंने उसे गोद में उठाते हुए कहा। जैसे ही हम रोड पर आए, दूर सुनसान सड़क पर माँ आती दिखाई दी। माँ! मैं खुशी से चिल्ला उठा। छोटू, तू पहले आ जाता तो माँ भी जल्दी आ जाती ना। मैं बार बार देखने आया पर माँ नहीं आई, और तू एक बार आया और माँ आ गई। माँ के करीब आते ही मेरी शिकायतें शुरू हो गई। माँ, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लग रही है, मुझे तो लगा कि तू आएगी ही नहीं। माँ जवाब में सिर्फ मुस्कुराई और सिर्फ इतना बोली, आती कैसे नहीं? मुझे पता था, मेरा राजा बेटा इंतजार कर रहा था। पर तूने इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने सवाल किया। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ आज दावत थी, तो बहुत सारा काम था ना, इसीलिए देर हो गई, माँ ने जवाब दिया। एक दो दिन तो माँ ने नानुकुर की, पर मेरी जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा और छोटू हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन गया। मुझे खेलने को एक साथी मिल गया था। अब ना तो स्कूल की शरारतों में मेरा मन लगता था और ना आंटी के दालान में फूलों पर मंडराती तितलियों को देखने में, जिनके अलग अलग रंग मुझे हमेशा आकर्षित करते थे। और माँ के डर से दालान में जाकर उन्हें ना पकड़ पाने की टीस हमेशा मेरे मन में रहती थी। अब जब मैं स्कूल से लौटता तो वो मुझे दरवाजे पर मिलता, मुझे लगभग गिरा ही लेता था और चाटने लगता, जैसे हम ना जाने कितने सालों बाद मिल रहे हो। सर्दियां आ चुकी थी, इसीलिए सोते समय मैं अक्सर माँ से छुपाकर छोटू को रजाई में लिटा लेता था। लेकिन छोटू ना एकदम बुद्धू था, हमेशा कुनकुनाकर माँ को अपने होने का एहसास करा देता था और माँ उसको रजाई से निकालकर उसके बिस्तर पर लिटा देती। वो अपनी गोल मासूम आंखों से ऐसे ताकता जैसे कह रहा हो, मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब ठंड बढ़ती जा रही थी और छोटू को लेकर मेरी चिंता भी। माँ ने मेरा एक पुराना सा स्वेटर काट कर उसके लिए लवादा सा बना दिया। उसे देखकर मैं खूब हंसा था। ए बच्चों, ये पहनकर तो तुम छोटे से बैल लग रहे हो, हैं? जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, माँ को भी छोटू की चिंता होने लगी थी। मैंने रात में अक्सर उसे एक पुराने शॉल से ढकते देखा था जब वो गहरी नींद सो रहा होता। एक दिन माँ ने खुद मेरे मन की बात कह दी, सुन, तू छोटू को रजाई में सुला लिया कर, उसे रात में ठंड लगती है। शायद छोटू के लिए माँ का प्यार जाग गया था। जब तक माँ सोने नहीं जाती थी, हम दोनों बिस्तर पर एक प्यार भरी लड़ाई लड़ते थे। वो अपने नन्हे मुंह से मेरी कमीज खींचता जैसे कह रहा हो, हट यहाँ से, आज मैं माँ के पास लेटूंगा। माँ भी लड़ाई देखकर मुस्कुरा देती। मैं जब भी कुछ खाता वो अपनी एक टांग मेरे हाथ पर रख देता जैसे कह रहा हो, मुझे भी तो दे। मैं जब जब माँ को बाहों में भरकर कहता, ए छोटू, मेरी माँ है। पता नहीं उसे क्या समझ आता, वो एक पतली सी गुर्राहट अपने गले से निकालता। माँ खिलखिलाकर हंस उठती और उसे गोद में उठा लेती और वो उन्हें अपनी छोटी सी जीभ से चाटने लगता। हम एक सुखी परिवार थे, माँ और हम उसके 2 बेटे। मुझे वो बहुत ही प्यारा लगता। वो था भी तो प्यारा, लटके हुए कोमल कान, भरा हुआ शरीर, भूरा रंग, घने चमकीले बाल, जड़ से घूमी हुई घने लंबे बालों वाली पूंछ और उसकी गोल मासूम सी आंखें।
जिन्हें शायद मैं कभी नहीं भूल सकता। वो नटखट भी कम नहीं था। दूध वाला दूध देने जब घर के अंदर आता तो वो उसकी चप्पल मुंह में दबाकर चंपत हो जाता। ए बेटा, तुम्हारा कुत्ता हमारी चप्पल ले गया। मुझे उसका कुत्ता बोलना कभी पसंद नहीं आया और ये मैं उसको चप्पल वापस करते समय बोल भी देता। उसका नाम छोटू है। रोज की तरह छोटू के संग खेलने की बेताबी में उछलता कूदता मैं स्कूल से लौटा तो हमेशा घर के दरवाजे पर इंतजार करता छोटू आज वहां से गायब था। मैं अंदर गया और छोटू कहीं नजर नहीं आया। माँ, माँ, छोटू कहाँ है? मैंने पूछा। होगा यहीं कहीं, माँ ने बेफिक्री से जवाब दिया। मैंने सारा घर छान मारा पर छोटू का कहीं पता नहीं था। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो कहीं नजर नहीं आया, ना आंटी के दालान में, ना सड़क पर, ना घर के पीछे। उदास होकर मैं घर की सीढ़ियों पर बैठ गया, इस इंतजार में कि छोटू कहीं से आएगा और चाटते हुए मुझे नीचे गिरा लेगा, पर वो नहीं आया। मैं लगभग रुआसा हो चुका था, गला भर आया था। शायद उठकर मैं अंदर आने वाला था कि कू कू की एक जानी पहचानी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं एक पल में उछल पड़ा। ये तो छोटू है। हाँ, वही तो है, पर इस आवाज में कराह और दर्द सा क्यों है? मैं जानने को उत्सुक उठा। गौर किया तो आंटी के दालान की झाड़ियों की तरफ से तो आवाज आ रही थी, जहां छोटू मुझे पहली बार मिला था। मैंने जाकर देखा तो लगा कि मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला पड़ा है, पर यह तो छोटू ही था जो कीचड़ में इतना सन चुका था और उसके कीचड़ से सने जिस्म पर खून की पतली सी 3-4 रेखाएं फैल रही थी। मैंने घबरा कर माँ को आवाज लगाई। माँ जैसे ही दरवाजे पर मुझे दिखाई दी, माँ देखो छोटू को क्या हो गया, वहां से स्वर से मैंने कहा। दालान वाली आंटी भी निकल कर आ गई थी। माँ ने पिल्लू को देखा और घबरा कर उसके पास बैठ गई। सड़क के एक तरफ से कुछ लड़के आ रहे थे। माँ को छोटू के पास देखकर उनमें से एक ने कहा, आंटी आपका पिल्ला है, इसे वहां 3-4 कुत्ते भमोल रहे थे बुरी तरह से, हमने बचाया था इसे। वो कहते हुए निकल गए। माँ छोटू को उठाकर घर के अंदर चली गई और दालान वाली आंटी अपने घर। मैं वहीं खड़ा सिर्फ कल्पना कर रहा था कि कितना दर्द हुआ होगा छोटू को जब उन बड़े कुत्तों के बड़े बड़े दांत मेरे छोटू के जिस्म में पैवस्त हो रहे होंगे। कितनी तकलीफ हुई होगी उसे घिसट घिसट कर घर तक आने में। माँ ने आवाज लगाई। जाकर देखा तो माँ ने छोटू के शरीर को साफ कर दिया था और अब उसके शरीर पर लगे घाव साफ नजर आ रहे थे और उनसे रिश्ता खून भी। अंधेरा घिर चुका था और बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी। भोजन का समय हो चुका था, लेकिन ना तो मैंने खाने का शोर मचाया और ना माँ ने कहा। शायद माँ को भी उतनी ही तकलीफ थी जितनी मुझे, या उससे ज्यादा। हम दोनों उसके पास बैठकर उसे देख रहे थे, उसकी तकलीफ को समझने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि अचानक छोटू ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। उसकी गोल मासूम सी आंखों में दर्द सा उभर आया। वो कभी मुझे देखता, कभी माँ को। उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी मासूम आंखें मुझ पर टिक गईं। हमारे बीच बिना बोले एक बातचीत शुरू हो गई थी। लगा जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारे साथ और खेलना चाहता हूं, तुम्हारी माँ है कहने पर और गुर्राना चाहता हूं, तुम्हारे स्कूल से लौटने पर तुम्हारा इंतजार करना चाहता हूं। उसकी गहरी चलती सांसें और तेज हो गईं। माँ ने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने अपनी गोल मासूम आंखों से जी भर कर माँ को देखा, फिर मुझे, और उसके शरीर में होती हलचल शांत हो गई। माँ की आंखों में छलक आए आंसुओं ने मुझे समझा दिया, अब छोटू कभी मेरे साथ रजाई में नहीं सोएगा, न दूध वाले की चप्पल उठाकर भागेगा और ना ही अब मुझसे माँ के लिए लड़ेगा। कूकू की आवाज ने मुझे छोटू की यादों से लौटा दिया। वो छोटा सा पिल्ला नाली के उस पार से अब भी इस पार आने की कोशिश कर रहा था। दिल में ख्याल आया कि जाकर उसे गोद में उठा लूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे संभालने के लिए माँ भी तो नहीं थी। अब भारी मन से बाहर आया तो देखा दालान वाली आंटी अपने दालान में बैठी है। काफी बूढ़ी हो गई हैं,
उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मैंने कहा, आंटी आज चाय नहीं पिलाओगी?